हेलो दोस्तों, तैयारी कर लो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे हिंदी गद्य विधाओं में समालोचना के बारे में। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें और तैयारी कर लो के साथ तैयारी करते रहें। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं में समालोचना के बारे में बात करेंगे। समालोचना का उद्भव और विकास देखेंगे। इसमें देखेंगे कि कौन कौन से प्रमुख लेखक कवि हैं जो समालोचना में अपना प्रमुख योगदान दिया है। दोस्तों, यदि आप हिंदी साहित्य से संबंधित अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आलोचना। आलोचना शब्द की उत्पत्ति लुच धातु से हुई है। आलोचना शब्द की उत्पत्ति लुच धातु से हुई है, जिसका अर्थ है देखना। लुच धातु का अर्थ है देखना। साहित्य के संदर्भ में समालोचना भी प्रयोग होता है, जिसका अर्थ है सम्यक प्रकार से देखना या परखना। ड्राई ईडन के अनुसार आलोचना वह कसौटी है जिसकी सहायता से किसी रचना का मूल्यांकन किया जाता है। वह उन विशेषताओं का लेखा प्रस्तुत करती है जो साधारणतः किसी पात्र को आनंद प्रदान कर सके। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आलोचना शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह लुच धातु से हुई है, जिसका अर्थ है देखना। लेकिन यहाँ समालोचना शब्द का भी प्रयोग हम कर सकते हैं आलोचना की जगह। ज़्यादातर हम समालोचना का ही प्रयोग करते हैं और समालोचना का अर्थ होता है सम्यक प्रकार से देखना या सम्यक प्रकार से परखना। तो ड्राई ईडन के अनुसार हमने आलोचना की जो कसौटी देखी है, जो परिभाषा देखी है, वह है। आगे देखते हैं टी.एस. इलियट पाश्चात्य आलोचना के प्रमुख समीक्षक माने जाते हैं। नई आलोचना पर इलियट का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। जो नई आलोचना है उस पे इलियट का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। जब काव्य तथा समीक्षा दोनों माध्यमों से साहित्यकार अपने एक ही विशिष्ट दृष्टिकोण को अभिव्यक्त तथा पुष्ट करता है तो उसकी कवि तथा समालोचक दोनों रूपों में मान्यता मिलती है। कोई भी जागरूक साहित्यकार अपने युग की चेतना के निर्माण में यदि अपनी कविता द्वारा योग देता है तो उसका समीक्षक साहित्य भी इसे अनिवार्य रूप से प्रभावित करता है। इलियट आलोचना के संबंध में महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे कहते हैं कि आलोचना के क्षेत्र में परंपरा का अनुगमन रूढ़िवाद नहीं है। प्राचीन परंपराएं मानव के भावी जीवन के विकास की आधार भूमि होती हैं और वर्तमान को भी प्रभावित करती हैं। समालोचक रचना की परख अलग अलग उद्देश्यों और दृष्टिकोण से है। उसकी आलोचना के मापदंड भी भिन्न भिन्न होते हैं। इसी आधार पर समालोचना भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। कई प्रकार की समालोचनाएं भी पाई जाती हैं, जैसे कि शास्त्रीय आलोचना या शास्त्रीय समालोचना। जब कोई आलोचक शास्त्रीय नियमों को आधार बनाकर काव्य का मूल्यांकन करता है तो इसे शास्त्रीय आलोचना कहते हैं। इसमें ना तो व्याख्या की जाती है, ना प्रभाव का अंकन होता है, ना मूल्यांकन होता है और ना ही निर्णय दिया जाता है। काव्यशास्त्र के सिद्धांतों को आधार बनाकर यह आलोचना की जाती है। दूसरा है निर्णयात्मक आलोचना या निर्णयात्मक समालोचना। निर्णयात्मक आलोचना में आलोचक एक न्यायाधीश की भांति कृति को अच्छा बुरा अथवा मध्यम बताता है। निर्णय के लिए वह कभी शास्त्रीय सिद्धांतों को आधार बनाता है तो कभी व्यक्तिगत रुचि को, कभी शास्त्रीय सिद्धांतों को, कभी व्यक्तिगत रुचि को आधार बनाता है। बाबू गुलाब राय मानते हैं कि यदि निर्णय के लिए शास्त्रीय सिद्धांतों को आधार बनाया जाए तो इसमें सुगमता रहती है। आलोचना का यह रूप प्रायः व्यक्तिगत वैमनस्य निकालने का साधन बनकर रह जाता है। जहां पाठक स्वयं पर निर्णय थोपा हुआ महसूस करता है, वहीं लेखक स्वयं को उपेक्षित अनुभव करता है। ऐतिहासिक आलोचना। अगली आलोचना है ऐतिहासिक आलोचना। इस आलोचना पद्धति
में किसी रचना का विश्लेषण तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाता है। उदाहरण के लिए राम काव्य की रचना वाल्मीकि, तुलसी, मैथिली शरण गुप्त ने की है, किंतु उनकी कृतियों में उपलब्ध आधारभूत मौलिक अंतर तद्दुगीन परिस्थितियों की उपज है। अगला है प्रभाववादी आलोचना। प्रभाववादी आलोचना या समालोचना। इस आलोचना में कृतिकार की कृति को पढ़कर, मतलब जो ये आलोचना है प्रभाववादी आलोचना, इसमें कृतिकार की कृति को पढ़कर मन पर पड़े प्रभावों की समीक्षा की जाती है। किंतु हर व्यक्ति की रुचि भिन्न भिन्न होती है, अतः एक कृति को कोई अच्छा कह सकता है और कोई बुरा कह सकता है। इसलिए आलोचना में प्रामाणिकता का सर्वथा अभाव रहता है। मतलब दो लोग अगर एक कृति को पढ़ते हैं तो कोई उसे अच्छा भी कह सकता है और दूसरा कोई उसे बुरा भी कह सकता है। आलोचक लेखक से बहुत कुछ सीखता है। श्रेष्ठ आलोचक लेखक के प्रति प्रशंसा और जोश की दृष्टि रखता है। उसका कर्तव्य है कि वह नए लेखकों को उनकी गलतियां बताए, साथ ही सामाजिक जीवन को समझने में, मतलब गलतियों तो बताए लेकिन साथ में सामाजिक जीवन को समझने में उसकी सहायता भी करे। आलोचक पाठक की भी सहायता करता है। वह उसे अच्छे साहित्य का आस्वादन करा सकता है, उसकी रुचि का परिष्कार करता है। मार्क्सवाद का मानना है कि आलोचक को स्वयं को एक शिशु के रूप में देखना चाहिए। उसे विनम्र, विराट, प्रतिभाशाली साहित्य का अवलोकन करना चाहिए। अगला है मार्क्सवादी आलोचना या मार्क्सवादी समालोचना। मार्क्सवाद सामाजिक जीवन को एक आवयविक रूप से देखता है, एक आवयविक पूर्ण रूप से देखता है, जिसमें अलग अलग अवयव एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। वह मानता है कि सामाजिक जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका भौतिक आर्थिक संबंधों द्वारा श्रम के रूपों द्वारा अदा की जाती है। अतः लेखक का कर्तव्य है कि किसी युग के सामान्य विश्लेषण, मतलब किसी भी युग के लेखक का कर्तव्य है कि किसी भी युग के सामान्य विश्लेषण में वह उस युग के संपूर्ण सामाजिक विकास का पूरा चित्र प्रस्तुत करे। वह कहता है कि कला के अनन्य प्रकारों में साहित्य इसलिए भिन्न है कि साहित्य में रूप की तुलना क्यों भिन्न है, क्योंकि साहित्य में रूप की तुलना में विषय का महत्व होता है। इसलिए वह सबसे पहले कृति को विषय का अपने विश्लेषण का विषय बनता है और तब कृति की अभिव्यक्ति की शक्ति द्वारा सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का निर्धारण करता है। मार्क्सवादी आलोचक एक सीमा तक शिक्षक भी होता है। उसे सबसे पहले लेख के प्रति अपनी रुख में शिक्षक होना चाहिए। जो लेख लिखता है उसके प्रति शिक्षक होना चाहिए। अगला है भारतेंदु युग हिंदी आलोचक का उद्भव काल है। भारतेंदु युग हिंदी आलोचना का उद्भव काल है। रीतिकालीन संस्कृत ग्रंथों की परिपाटी को छोड़कर, रीतिकालीन संस्कृत जो ग्रंथ थे उनकी परिपाटी को छोड़कर हिंदी आलोचना इस काल में एक नवीन मार्ग पर अग्रसर रही। सूर सूर, तुलसी ससी उक्तियों में भक्तिकालीन आलोचना का रूप मिलता है। रीतिकाल में सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों रूपों में आलोचना मिलती है। सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों रूपों में आलोचना मिलती है। कब? रीतिकाल में। केशवदास की कवि प्रिया और रसिक प्रिया सैद्धांतिक समीक्षा है तथा बिहारी सतसई की टीकाओं में व्यवहारिक आलोचना देखी जा सकती है। हिंदी आलोचना से पूर्व संस्कृत में अनेक आलोचना ग्रंथ लिखे गए हैं। भारतेंदुकालीन आलोचना। भारतेंदुकालीन आलोचना तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाश में आई। किसके द्वारा? पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाश में आई। आलोचना का सूत्रपात करने वाले इन पत्रों में कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हिंदी प्रदीप प्रमुख हैं। कौन कौन सी? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हिंदी प्रदीप। कवि वचन सुधा में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी कविता नामक पहला आलोचनात्मक लेख लिखा था। या भारतेंदु युग में साहित्यिक पुस्तकों की परिचयात्मक टिप्पणियों ने रूप में आलोचनाएं प्रकाशित होती थी। सैद्धांतिक आलोचना का सूत्रपात
भारतेंदु की नाटक रचना से होता है, जिसमें युगानुकूल नाटक लिखने के सिद्धांत का विवेचन है। नागरी प्रचारिणी पत्रिका के प्रकाशन से आलोचना के क्षेत्र में पहले से अधिक गंभीरता आने लगी। सरस्वती जो पत्रिका थी, उसके संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आलोचना को एक नई दिशा प्रदान की। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आलोचना को एक नई दिशा प्रदान की थी। द्विवेदी जी संस्कृत के कवि कालिदास, भावभूति तथा हिंदी के सूर तुलसी, भारतेंदु तथा मैथिली शरण गुप्त के प्रशंसक थे। उनकी आलोचना में भारतीय रस सिद्धांत का समर्थन तो है ही, साथ ही नवीनता का भी समर्थन है। उनकी आलोचना गुण दोष विवेचन तक ही सीमित थी। द्विवेदी युग में मिस्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न तथा मिस्र बंधु विनोद की रचना की। इन रचनाओं द्वारा हिंदी में पहली बार ऐतिहासिक और सैद्धांतिक आलोचना का रूप सामने आया। मिस्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में देव को बिहारी से श्रेष्ठ माना है। इसे प्रेरणा पाकर द्विवेदी युग में तुलनात्मक आलोचना का जन्म हुआ। पंडित पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी नामक रचना में बिहारी को श्रृंगार रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना है। किसने माना है? पंडित पद्म सिंह शर्मा ने। तदुपरांत कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी नामक पुस्तक लिखकर देव को श्रेष्ठ माना, किंतु लाल भगवान दीन ने बिहारी और देव लिखकर इसका विरोध किया। इस प्रकार रामचंद्र शुक्ल से पूर्व हिंदी आलोचना जगत देव बिहारी द्वंद्व का अखाड़ा बना रहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के सर्वश्रेष्ठ आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इनसे पूर्व आलोचना का कोई आदर्श स्थापित नहीं था। आचार्य शुक्ल एक सुनिश्चित मापदंड और एक विकसित आलोचना पद्धति लेकर अवतरित हुए थे। आचार्य शुक्ल के आलोचना के तीन रूप हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आलोचना के तीन रूप हैं। सैद्धांतिक आलोचना के तहत उनके चिंतामणि तथा रस मीमांसा के लेख हैं। ऐतिहासिक आलोचना के क्षेत्र में उनका हिंदी साहित्य का इतिहास एक महत्वपूर्ण देन है। इतिहास के क्षेत्र में शुक्ल जी का दृष्टिकोण पर्याप्त वैज्ञानिक है। तुलसीदास, सूरदास, जयसी आदि ग्रंथों की भूमिकाएं व्यवहारिक समीक्षा के उदाहरण हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की समीक्षा पद्धति में उनके व्यक्तित्व की विशेषता, नैतिक दृष्टिकोण, आदर्शवादिता, मौलिक चिंतन और गंभीर अध्ययन की झलक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समकालीन आलोचकों में डॉक्टर श्याम सुंदर दास, पदुमलाल पन्नालाल बख्शी, गिरिदत्त शुक्ल, कृष्ण शंकर शुक्ल आदि का नाम उल्लेखनीय है। द्विवेदी युगीन आलोचना की त्रुटियों को दूर करते हुए रामचंद्र शुक्ल जी ने आलोचना पद्धति को पूर्ण बनाया। शुक्ल जी के परिवर्ती आलोचकों ने सामान्यतः शुक्ल जी के आदर्शों को ही अपनाया है, किंतु कुछ प्रतिभावान आलोचकों ने इस क्षेत्र में अपनी मौलिकता का परिचय दिया। ऐसे आलोचकों में नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम प्रमुख है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की महाकवि सूरदास, जयशंकर प्रसाद, महाकवि निराला, आधुनिक हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नया साहित्य, नए प्रश्न आदि कई महत्वपूर्ण आलोचनात्मक रचनाएं हैं। आचार्य वाजपेयी सौंदर्यवादी आलोचक हैं। डॉक्टर नागेंद्र नंद दुलारे वाजपेयी की तरह छायावाद के प्रति सहानुभूति रखने वाले समालोचक हैं। ये सौंदर्य शास्त्र को लेकर आलोचना क्षेत्र में प्रवेश किए। सुमित्रानंदन पंत, साकेत, भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा, महाकवि देव, रीति काव्य की भूमिका, रस सिद्धांत आदि उनकी समीक्षात्मक कृतियां हैं।
रस सिद्धांत नागेंद्र के साहित्य चिंतन की सर्वोत्तम उपलब्धि है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानवतावादी समालोचक हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, विचार और वितर्क, कल्पलता और अशोक के फूल आदि रचनाओं में द्विवेदी जी ने ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से आलोचना को आगे बढ़ाया है। द्विवेदी जी के लोक जीवन में अटूट आस्था थी। साहित्य समीक्षा को प्रौढ़ रूप देने में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अतिरिक्त बाबू गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, पंडित विश्वनाथ मिश्र, डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर कृष्णलाल, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर वार्ष्णेय एवं आचार्य बलदेव उपाध्याय का नाम भी महत्वपूर्ण है। बाबू गुलाब राय सामान्यवादी समालोचक थे। सिद्धांत और अध्ययन तथा काव्य के रूप में उनके सामान्यवादी रूप दृष्टिगोचर होता है। शांति प्रिय द्विवेदी ने छायावाद काव्य के सौंदर्य पक्ष का उद्घाटन किया है। पंडित विश्वनाथ मिश्र रीतिकालीन काव्य के समर्थक आलोचक हैं। परशुराम चतुर्वेदी संत काव्य के आलोचक हैं। डॉक्टर कृष्णलाल, डॉक्टर वार्ष्णेय और रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य पर प्रामाणिक कार्य किया है। डॉक्टर सत्येंद्र का लोक साहित्य की ओर झुकाव है। आचार्य बलदेव उपाध्याय भारतीय काव्य संप्रदायों की आलोचना प्रस्तुत की है। तो यह था हमारा समालोचक के प्रमुख आलोचक। क्या आलोचना और समालोचना एक ही है? आलोचना का स्वरूप कैसा होना चाहिए, यह प्रश्न है। इस पर हम गौर करते हैं, ध्यान देते हैं, इस तथ्य को हम समझते हैं। आलोचना अपने आप में नकारात्मक नहीं, बल्कि कालांतर में इसका दुरुपयोग ही आलोचना के स्वरूप को नकारात्मक कर दिया है। आलोचना और समालोचना किसी व्यक्ति विशेष तथ्य या विषय पर समीक्षा का तरीका है। आलोचना में किसी विषय में व्याप्त खामी को उजागर किया जाता है। उद्देश्य उसके गुणवत्ता को बढ़ाना होता है और उसे सही तौर पर लक्ष्य तक पहुंचाना होता है। जहां तक समालोचना की बात आती है तो यहाँ किसी विषय के गुण और दोष दोनों की चर्चा की जाती है। लक्ष्य यही है कि उस विषय पर सही निर्णय लेने के वक्त दोनों ही तर्क मतलब दोनों पक्ष और विपक्ष मददगार साबित हों। आलोचना वही व्यक्ति सही कर सकता है जो अमूक विषय पर पूरी जानकारी रखता हो और समसामयिक स्थिति में विषय की महत्ता को समझता हो और किसी भी विचारधारा से प्रभावित ना हो। मतलब किसी भी विचारधारा से प्रभावित ना हो, यानी तटस्थ होकर अपनी बात रख सकता हो। हालांकि ऐसा होना एक अपवाद ही होगा। आज की परिस्थिति में आलोचक हर कोई है, जबकि समय की मांग समालोचकों की है। साहित्य सिद्धांत और समालोचना। साहित्य का मूल्यांकन करने वाले शास्त्र को साहित्य शास्त्र कहा जाता है। संस्कृत में इस शास्त्र को काव्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र, काव्य मीमांसा, क्रियाकल्प आदि कहते हैं। इस शास्त्र के अंतर्गत काव्य सौंदर्य का परीक्षण कर आधारभूत सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर काव्य के विभिन्न अंगों का मूल्यांकन किया जाता है। समग्र रूप में परखने को आलोचना या समालोचना कहते हैं। समग्र रूप से जब हम उसे किसी भी कृति को परखते हैं तो उसे आलोचना या समालोचना कहते हैं। अतः हम किसी भी रचना के मूल्यांकन को आलोचना कह सकते हैं। आलोचना कवि और पाठक के बीच की कड़ी है।
कोई भी रचना अच्छी या बुरी यह निर्णय कर देना ही आलोचना नहीं है। आलोचना का उद्देश्य तो रचना का प्रत्येक दृष्टि से मूल्यांकन कर पाठक के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। साथ ही पाठक की रुचि को भी परिष्कार करना इसका धर्म है, ताकि उसकी साहित्यिक समझ का विकास हो सके। साहित्य सिद्धांत और समालोचना में चोली दामन का साथ है। साहित्य सिद्धांत और समालोचना में चोली दामन का साथ है। साहित्य शास्त्र के ज्ञान से आलोचक को व्यवहारिक दृष्टि मिलती है। कुछ मौलिक सिद्धांत जैसे रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि अनुकरण सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत आदि का ज्ञान कवि, पाठक और आलोचक तीनों के लिए काफ़ी उपयोगी है। यह सृजन के मूल्यांकन में काफ़ी मदद पहुंचाता है। मूल्यांकन में वैयक्तिक रुचियों का प्रभावों की जगह नहीं होनी चाहिए। भारतीय चिंतन की परंपरा के प्रमुख आचार्यों के बारे में इसी वीडियो में आचार्य परशुराम जी के आलेख प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कवि अपने विचार, अपनी भावनाएं शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। शब्द के सहभाव से काव्य का सृजन होता है। अब बात करते हैं आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। बहुत ही महत्वपूर्ण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचक व्यक्तित्व अन्य आलोचकों की तुलना में इसलिए विशिष्ट हो जाता है कि उनमें एक ओर आचार्यत्व की गरिमा है तो दूसरी ओर गहरी सृजनात्मक ऊर्जा, चिंतन एवं भावुकता का यह दुर्लभ संयोग बिरले लेखकों में दिखाई देता है। उनका आलोचक व्यक्तित्व मूलतः एक सृजनात्मक व्यक्तित्व है जो अत्यंत जीवंत, सरस एवं गतिशील है। उनमें जो भाव, प्रवणता एवं भावोच्छ्वास है वह संभवतः रविंद्रनाथ टैगोर से प्रभावित है, जिसके कारण आलोचक द्विवेदी जी को विशुद्ध आलोचक नहीं मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की दृष्टि मुख्यतः शोधपरक तथा ऐतिहासिक सांस्कृतिक है। यह उनकी आलोचना को क्षतिग्रस्त नहीं करती, वरन उसे और भी अर्थवान एवं महत्वपूर्ण बनाती है। इसमें एक रचनात्मक संलग्नता है जिसके कारण वे बड़ी तन्मयता एवं सहृदयता के साथ किसी कवि का मूल्यांकन करते थे। वे साहित्य को या साहित्यकार को एक व्यापक ऐतिहासिक सांस्कृतिक परिदृश्य में रखकर उस समय के धर्म, राजनीति और लोक जीवन के साथ रखकर उसका विश्लेषण, मूल्यांकन करते थे। द्विवेदी जी की दृष्टि शोधपरक थी, पर वे पुरानी पोथियों और शास्त्रों तक ही सीमित नहीं रहते थे और ना उनकी व्याख्या मात्र करके रह जाते थे। वे अपने पुराने ज्ञान को आधुनिक दृष्टि से जोड़ते भी चलते थे। फलतः वे अपने पाठक के ज्ञान क्षितिज को विस्तृत करते और व्यापक आवाम देते चलते थे। वे जितनी गहराई से प्राचीन भारतीय काव्यशास्त्र, ज्योतिष, तंत्र, धर्म और दर्शन में घुसते थे, उतनी ही गहराई से पाश्चात्य विद्वानों के आधुनिक चिंतन में भी घुसते थे। तो यह था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साहित्य एवं आलोचना संबंधी मान्यताएं। द्विवेदी जी की साहित्य एवं आलोचना संबंधी मान्यताएं मुख्य रूप से उनके विचार प्रधान निबंधों एवं ललित निबंधों तथा लालित्य तत्व, साहित्य का मर्म और साहित्य का साथी जैसी कृतियों में व्यक्त हुई है। उनकी दृष्टि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मानवतावादी तथा समाजशास्त्रीय होने के कारण वे संस्कृति की जीवनधारा से साहित्य को जोड़कर देखते हैं। उनकी आलोचना के केंद्र में मनुष्य है। उनके अनुसार साहित्य का मर्म वही जान सकता है जो साधना एवं तपस्या का मूल्य जानता है। मनुष्य रूपी पुरुष ही सृष्टि की सबसे बड़ी साधना है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। द्विवेदी जी का मानना है कि साहित्य वही है जो मानव हृदय को उदात्त बनाता है।
उसे पशुत्व से उठाकर देवत्व की ओर अग्रसर करता है, मनुष्य को सारे विश्व के साथ एकत्व की अनुभूति कराता है। सूरदास के बाद हिंदी के दूसरे कवि सूरदास के बाद हिंदी के दूसरे कवि जिस पर द्विवेदी जी ने स्वतंत्र पुस्तक लिखी है वह है कबीर। संत कवि कबीर के मूल्यांकन में उन्होंने कविता के नए प्रतिमानों की स्थापना की जो आज भी चल रहे हैं। कबीर द्विवेदी जी के आदर्श कवि बन गए, वैसे ही जैसे तुलसीदास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बन गए हैं। इसीलिए कबीर की आलोचना में द्विवेदी जी का मन सबसे ज़्यादा रमा है और वह उनकी अप्रतिम आलोचना कृति बन गई। द्विवेदी जी ने पहली बार कबीर के व्यक्तित्व को, उनके कवित्व को, उनकी भाषा को और उनकी व्यंग क्षमता को रेखांकित करते हुए उन्हें हिंदी साहित्य कबीर को हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित किया। शोध, ऐतिहासिक दृष्टि और सहृदय समीक्षा का दुर्लभ संयोग द्विवेदी जी के कबीर संबंधी अध्ययन में दिखाई पड़ता है। उपसंहार में वे कबीर की भाषा के बारे में लिखते हैं कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। कौन? कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। कबीर के व्यक्तित्व पर उनकी टिप्पणी है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ है। द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। आलोचना पर द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। सूर साहित्य जो कि 1936 में आई थी, कबीर जो कि 1942 में आई थी, हिंदी साहित्य की भूमिका जो कि 1940 में आई थी, नाथ संप्रदाय जो कि 1950 में आई थी, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद 1952 में आई थी, हिंदी साहित्य का आदिकाल जो कि 1952 में आई थी, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार जो कि 1949 में आई थी, मेघदूत एक पुरानी कहानी जो कि 1957 में आई थी, साहित्य का मर्म 1949 में आई थी, लालित्य तत्व 1962 में आई थी, साहित्य सहचर 1965 में आई थी, कालिदास की लालित्य योजना 1965 में आई थी, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 में आई थी, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में आई थी, सहज साधना 1963 में और मृत्युंजय रविंद्र 1970 में आई थी। तो यह थी द्विवेदी जी की प्रमुख आलोचनाएं। अब बात करते हैं हम डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचना दृष्टि पर। डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 में हुआ था। 1933 में वे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संपर्क में आए और 1934 में इन्होंने निराला पर एक आलोचनात्मक आलेख लिखा जो रामविलास जी का पहला आलोचनात्मक लेख था। यह आलेख उस समय की चर्चित पत्रिका चांद पत्रिका में प्रकाशित हुआ। सन 1938 में उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के बाद रामविलास जी निरंतर सृजन की ओर उन्मुख रहे। अपनी सुदीर्घ लेखन यात्रा में उन्होंने लगभग 100 महत्वपूर्ण पुस्तकों का सृजन किया, जिनमें गांधी जी, अंबेडकर जी, लोहिया जी और भारतीय इतिहास की समस्याएं, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, निराला की साहित्य साधना, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, पश्चिमी एशिया और ऋग्वेद, भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद, भारतीय साहित्य और हिंदी जाति के साहित्य की अवधारणा, भारतेंदु युग, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी जैसे कालजयी रचनाएं शामिल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा ही एक ऐसे आलोचक के रूप में स्थापित होते हैं जो भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। उनकी आलोचना प्रक्रिया में केवल साहित्य ही नहीं होता, बल्कि वे समाज, अर्थ, राजनीति, इतिहास को एक साथ लेकर साहित्य का मूल्यांकन करते हैं। अन्य आलोचकों की तरह उन्होंने किसी रचनाकार का मूल्यांकन केवल लेखकीय कौशल को जांचने के लिए नहीं किया है, बल्कि उनके मूल्यांकन की कसौटी यह होती है कि उस रचनाकार ने अपने समय के साथ कितना न्याय किया है। अगले आलोचना के बारे में बात करते हैं, नामवर सिंह की आलोचना दृष्टि। अत्यधिक अध्ययनशील तथा विचारक प्रकृति के नामवर सिंह हिंदी में अपभ्रंश साहित्य से आरंभ कर निरंतर समसामयिक साहित्य से जुड़े हुए हैं। समसामयिक साहित्य से जुड़े हुए आधुनिक अर्थ में विशुद्ध आलोचना के प्रतिष्ठापक तथा प्रगतिशील आलोचना के प्रमुख हस्ताक्षर थे। आधुनिक कविता की व्यवहारिक आलोचना की सबसे अधिक लोकप्रिय किताब कविता के नए प्रतिमान लिखने वाले डॉक्टर नामवर सिंह कई दशकों तक खुद हिंदी साहित्य के प्रतिमान बने रहे। डॉक्टर नामवर सिंह हिंदी के उन चंद कृति व्यक्तित्वों में थे जिनके पास न सिर्फ हिंदी बल्कि भारतीय भाषाओं के साहित्य की एक विहंगम और समग्र दृष्टि थी, और इसीलिए दूसरी भाषाओं में हिंदी के जिस व्यक्ति को सबसे पहले याद किया जा रहा है वे नामवर सिंह ही हैं। नामवर सिंह की प्रमुख आलोचनाएं आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां 1954 में आई थी, छायावाद 1955 में आई थी, इतिहास और आलोचना 1957 में आई, नई कहानी 1964 में आई, कविता के नए प्रतिमान 1968 में प्रकाशित हुई, दूसरी परंपरा की खोज 1982 में, वाद विवाद संवाद 1989 में आई। तो यह थी प्रमुख आलोचनाएं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तैयारी कर लो चैनल को। दोस्तों, आप हमें सजेशंस देते रहें, हमें आपके सजेशंस का इंतज़ार रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।